का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट पे स्ट्रेंथ ऑफ बेस को देखेंगे। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जब भी हम बेस की बात करते हैं तो बेस कैसे अपना स्ट्रेंथ चेंज करता है, हम कैसे पहचाने कि कौन वीक बेस है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। लास्ट क्लास तक हम लोग एसिड पे बात कर रहे थे कि एसिड का स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल कर हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करते हैं। तो पिछले 2-3 क्लास से हम लोग एसिड पे काम कर रहे थे। स्टार्ट करिए। बेसिक स्ट्रेंथ लिखिए हेडिंग, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेस होता क्या है, आप बचपन से सुने होंगे कि अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाले और वो OH आयंस देता है तो क्या कहलाता है, बेस। लिखिए, दोज कंपाउंड which gives OH ions in aqueous solution is called बेस। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको पानी में डालने पे OH आयंस देता हो क्या कहलाता है, बेस। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए, NaOH है, एक्वस मीडियम में डालने पे Na प्लस और OH आयंस दे रहा है। जैसे MgOH2 है, एक्वस मीडियम में डालने पे Mg पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2। OH पे कितना होता है, -1। किसी भी कंपाउंड में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। क्योंकि इस पे 2 प्लस था, इस पे बाकी पे 2 माइनस। मतलब पानी में NaOH को डालने पे 1 OH आयन मिला, MgOH को डालने पे कितना मिला, 2। उसी तरह जैसे AlOH3 है, इसको पानी में डाल देंगे तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, और OH पे कितना होता है, -1। चार्ज हमेशा बैलेंस रहता है, 3 अगर प्लस है तो हमको 3 माइनस देना होगा। कहने का मतलब पानी में NaOH को डाले तो 1 OH आयन दे रहा है, MgOH2 को डाल रहे हैं तो 2, और AlOH3 को डाल रहे हैं तो 3। यानी ये 1 OH दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 3। अगर कोई कंपाउंड को पानी में डाले और जो जितना OH आयन देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे उतरेंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतरेंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम पानी में कोई कंपाउंड डाले और कोई भी कंपाउंड जो OH आयंस देता है वो कैसा होता है, बेस। तो ये सभी बेस है क्योंकि सभी OH आयंस दे रहा है। ये अलग बात है कि ये 3 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है। जैसे जैसे कोई कंपाउंड जितना ज्यादा OH आयन देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। जल्दी इसको लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एज द नंबर ऑफ OH ions increases, basic strength of compound increases।
जैसे जैसे किसी कंपाउंड में OH आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब जो जितना ज्यादा OH आयंस देता है उतना ज्यादा वो कंपाउंड बेसिक होता है। ये जो बातें है ना, एक जनरल परसेप्शन है कि जो कंपाउंड OH आयंस रखता है वो बेस होता है, पर ऐसा नहीं है कि केवल जो OH आयंस ही रखता है वही कंपाउंड बेस होता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये एक जनरल परसेप्शन है बेस का, और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस केवल अमाइंस होता है। देखिए इसको, अगला ये देखिए, सबसे पहले ये है NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ता है, ठीक है, नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर रहता है। एक नाइट्रोजन जो है 5 से अटैच्ड होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, तो 2 और 5, ठीक है ना। 7 को कैसे लिखते हैं? 2 और 5, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब इसकी वैलेंसी 5 है। ये कम से कम 5 लोगों से रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अभी कितने से जुड़ा हुआ है? 3। एक नाइट्रोजन कितने से रिलेशन बनाता है? 5, ठीक है ना। अभी हाइड्रोजन 3 से जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ऐसा स्कूल में बचपन में आप सब पढ़े होंगे। देखिए हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी कैसे पूरा करता है? 2 पे। एक इसके साथ था, एक इसके पास था, एक से शेयरिंग किया तो 2, एक था एक से शेयरिंग किया 2, एक था एक से शेयरिंग किया 2, सभी हाइड्रोजन को कितना हो गया? 2। नाइट्रोजन मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर सबको 8 चाहिए होता है। इस पास 5 पहले से था, 6, 7 और 8, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन को 5 पहले से था और 3 से रिलेशन बनाया तो 8 हो गया। अब प्रत्येक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिलेशन बनाकर 2-2 हो गया। इस तरह सबको अपना स्टेबिलिटी मिल गया। तो जब भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं ना, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, शेयरिंग नहीं किया, किसी से पार्टनरशिप नहीं किया, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में बच जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बेस वो नहीं होता है जो OH आयंस देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है कि बेस वो भी होगा जो कंपाउंड नाइट्रोजन रखेगा और जिसके पास लोन पेयर होता है। अगर लोन पेयर की वजह से कोई कंपाउंड बेसिक होता है ना, तो इसको बोलते हैं स्किफ बेस। स्किफ, स्किफ्स बेस, ये कॉन्सेप्ट स्किफ नाम का साइंटिस्ट दिया है, इसलिए इसको स्किफ बेस बोलते हैं। बेस जरूरी नहीं है वही कंपाउंड होगा जिसको हम पानी में डालने पे OH चांस दे, सही है, अभी हम भी कर कर दिखाएंगे। पर एक और चीज है कि वो भी बेस है जिसके पास लोन पेयर होगा। अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट किसी से रिलेशन बनाए और उसके सेंट्रल एटम के पास क्या बच जाए? जोड़ा में इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचता है, तो वो भी क्या होता है? बेस। तो कंपाउंड विच कंटेन्स लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ऑल्सो एक्ट एज अ बेस। अगर कोई कंपाउंड अपने सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रखता है, सेंट्रल एटम किसको कहते हैं? जो रिलेशन बनाता है। जैसे यहां देखो, लग रहा है कि नाइट्रोजन कोई आदमी है, कितने से अटैच्ड है? 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर से, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ, ये सब चीजों को आप फिर से लिखिए। लिखिए, those compound, those compounds in which, ये सब कुछ लिखना, in which central atom contains lone pair of electron, lone pair of electrons are also act
एज अ बेस, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं है जो OH आयंस रखता है, वो जनरल केमिस्ट्री में होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस कौन होता है? जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो। देखिए इसको, अगर कोई कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम क्या रखता हो, लोन पेयर रखता हो। सेंट्रल एटम, किसी भी कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल एटम, एक को वेरिएबल। जैसे नाइट्रोजन यहाँ क्या है, सेंट्रल एटम है। जो रिलेशन बनाता है सेंट्रल एटम, और जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है वेरिएबल। जैसे यहाँ हाइड्रोजन वेरिएबल है और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस कौन होता है? इधर देखो, बढ़ा रहे आगे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बेस बना है अमोनिया से बना है। यह है अमोनिया। अब एयर में सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन गैस है ना। नाइट्रोजन गैस को इनर्ट गैस कहते हैं। जैसे वायुमंडल में जितने भी गैस है ना, अकेले 78% बाई वेट, मतलब पर 100 ग्राम एयर में 78 ग्राम केवल कौन है? नाइट्रोजन। ऐसे स्कूल में बचपन से भी सुने होंगे या पढ़े होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है, ये किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करता है। नाइट्रोजन केवल N2 बनाना पसंद करता है। नाइट्रोजन खुद नाइट्रोजन के साथ रहना पसंद करता है, डाई मॉलिक्यूल्स। तो ये नाइट्रोजन एक एक कर अपने हाइड्रोजन को रिमूव करता है। जब नाइट्रोजन अपना पहला हाइड्रोजन हटाता है तो ये बन जाता है, ठीक है ना। इसको ओपन वैलेंसी बोलते हैं। एक हाइड्रोजन छोड़कर चला गया, एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन के साथ था, एक हाइड्रोजन चला गया, निकल गया, तो अब एक जगह खाली हो गया ना, इसको ओपन वैलेंसी बोलते हैं। जब एक हाइड्रोजन छोड़ दिया तब फिर ये अपना अगर दूसरा हाइड्रोजन छोड़ दिया तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसके पास अब 2 ओपन वैलेंसी, मतलब कोई और 2 लोग, एक कोई गया है तो कोई एक आएगा, अच्छा ना, ऐसा नियम होता है। तो अभी क्या पता कोई आया नहीं है, छोड़कर कोई चला गया है, तो एक ओपन वैलेंसी, दूसरा हाइड्रोजन गया तो 2 ओपन वैलेंसी। अगर सपोज कीजिए इसका तीसरा हाइड्रोजन भी चला गया तो अब इसके पास क्या बचेगा? 3 ओपन वैलेंसी और एक लोन पेयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस वो नहीं है जिसके पास OH दिखेगा। जिसके पास भी कोई भी कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन होगा ना, वो हमेशा कैसा होगा? बेस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अमोनिया, अमोनिया एक जनरल कंपाउंड है, ठीक है ना। अमोनिया से ही ऑर्गेनिक के सारे कंपाउंड्स बने हैं। अमोनिया से सबसे पहले क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन। इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। अमोनिया, इस टोटल को क्या बोलते हैं? अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया से 3 और लोग बनता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। अगर कोई कंपाउंड नाइट्रोजन के वजह से बेसिक हो रहा हो, अगर कोई कंपाउंड नाइट्रोजन की वजह से बेसिक हो रहा है तो इसको स्किप बेस कहते हैं। इन सभी को कुल मिलाकर क्या कहते हैं? लिखना शुरू कर दीजिए, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को कुल मिलाकर एक अलग कैटेगरी का बेस रखते हैं, इसका नाम रखे हैं, और इन सब को क्या बोलते हैं? स्किप्स बेस। देखिए कुल मिलाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस कौन कौन होते हैं? 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन आएगा तो 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन के साथ कभी भी एक हाइड्रोजन आया तो 2 डिग्री अमाइन। और नाइट्रोजन बिना हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन छोड़कर किसी के साथ आ जाए, ठीक है, तो वो कैसा होगा? 3 डिग्री अमाइन। और ये सभी कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो, जैसे यहां पे
NH2 किसके साथ आ गया, CH3 के साथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन अभी कितने हाइड्रोजन के साथ है, 2। तो कोई पूछे ये कैसा अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन लिखते जाइए। जैसे सपोज कीजिए नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ है और 2 CH3 के साथ है, किसी के साथ भी आ सकता है। तो कोई बोला ये कैसा अमाइन है, तो 2 डिग्री अमाइन, सही है। किसी के भी साथ आ सकता है, जैसे CH3N CH3। कहने का मतलब यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ नहीं है, किसी के साथ है, हमको कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन अगर अकेला आ गया, हाइड्रोजन ना हो, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री अमाइन। लिखिए इसको। यहां तक सबको समझ में आया। अब हम चेक करेंगे कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है ना। अगर अगर कोई कंपाउंड क्या करता हो, लोन पेयर रखता हो, फिर से वो भी कंपाउंड बेसिक होता है। अब हम इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करेंगे। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑफ अमाइंस। अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इधर देखो, जैसे R मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन से कोई नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, ये बेसिक होगा। तो बेसिक होने का भी एक और चीज बताएं कि बेस वो होता है जिसको पानी में डालने पे क्या करता हो, OH आयंस देता हो। तो ये डेफिनेशन अपनी जगह सही है, इसको अब दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको हम पानी में डाल दिए। ठीक है ना। इधर सब कोई बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये अमाइन है। ठीक है ना, अमाइन को पानी में डाल दिया और रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर कैसे टूटेगा, वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH आयंस में। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। लोन पेयर जो होता है ना, वो निगेटिवली चार्ज होता है। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज। लोन पेयर हमेशा कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। और हाइड्रोजन कैसा है, प्लस। ये प्लस कहां जाकर आकर्षित होगा, यहां पे। प्लस किधर पोलराइज होता है, माइनस की ओर। कुछ देर के बाद, कहने का मतलब जैसे ही अमाइन में हम पानी डालते हैं ना, तो वाटर टूटता है और उसका हाइड्रोजन किधर पोलराइज होता है, नाइट्रोजन की तरफ। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और जाकर इससे चिपक जाता है। और ऐसे RNH, 2 हाइड्रोजन पहले से, एक और आया तो RNH3, और ये प्लस ये अपना साथ लेके आया। देखो इधर सबसे पहले ध्यान से समझना सब कोई, फिर से सबसे पहले वाटर H और OH में टूट गया, और इसका H+ कहां चला जाता है, नाइट्रोजन के पास। क्यों, क्योंकि लोन पेयर निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जब गया तो अपने साथ क्या लेकर गया, एक हाइड्रोजन एटम और एक प्लस चार्ज। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखो कि अगर हम किसी अमाइन को पानी में डालते हैं ना, तो भी हमको OH आयन मिलता है। हम लोग बेस शुरुआत कहां से किए कि बेस वो है जो OH आयन, अगर कोई कंपाउंड को पानी में डाले और OH आयन देता है, तो ये कंपाउंड थे, इसको पानी में डाल ले, वो OH आयन दे दिया। ये OH आयन क्यों छोड़ा, क्योंकि वाटर के H को कौन पकड़ कर लेकर चला गया, लोन पेयर। ये लोन पेयर जितना ताकतवर होगा ना, वाटर के H को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करेगा और पानी के OH को बाहर निकाल देगा। लोन पेयर जितना ताकतवर होगा, ये लोन पेयर जितना ताकतवर होगा, पानी से H को खींचा अपनी ओर, तब ना OH आयन निकलेगा। यानी लोन पेयर जितना ताकतवर होता है, वो कंपाउंड उतना ज्यादा बेसिक होता है।
ठीक है ना। लोन पेयर ही सारा करता है। ये लोन पेयर जितना ताकतवर होगा पानी से एच को अपनी ओर तेजी से खींचेगा। जैसे ही तेजी से एच को खींचेगा तो एच बेचारा बाहर निकल जाएगा। लिखिए इसको, एस दी स्ट्रेंथ ऑफ लोन पेयर increases basic strength increases। जैसे जैसे लोन पेयर ताकतवर होगा, लोन पेयर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ मजबूत होता है। ये लोन पेयर अगर कमजोर होगा तो पानी से एच को अपनी ओर तेजी से नहीं खींच पाएगा, और टूटा नहीं तो OH निकलेगा नहीं। तो अगर हमको किसी बेस को मजबूत करना है तो उसके लोन पेयर को मजबूत करना होगा। क्या? H+ को कौन खींचेगा? लोन पेयर ना। तो लोन पेयर ये तो वाटर के साथ बॉन्ड बनाकर था, प्लस और माइनस के अट्रैक्शन में बंधा हुआ था, इससे तोड़वा कर इसको अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब लोन पेयर बहुत ताकतवर होता होगा, तब तो वाटर के एच को अपनी ओर खींच लिया। इसका बॉन्डिंग पहले किसी और के साथ था, यह आया इसके बॉन्ड को तोड़कर इसको ले गया, इसके पार्टनर को अकेला छोड़ दिया। दम है लोन पेयर में, है ना। तब तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर रहा है और एच को अपनी ओर ला रहा है। क्लास इधर चल रहा है, इधर देखिए। अगर कोई कंपाउंड बेसिक है और वो उसका स्ट्रेंथ चेक करना है कि वो कितना बेसिक है, तो लास्ट क्लास में बताया एसिड पे कि अगर एसिड है तो 3 तरीके से चेक करते हैं। उसका पीएच निकालते हैं, उसका पीके निकालते हैं और उसका के वैल्यू निकालते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े RNH2 जो था वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये क्या बनाता है? RNH3 प्लस और OH आयंस दे रहा है, ठीक है ना। ये एक बेस है, ये एक बेस है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ ये रिएक्शन कर कर क्या दिया है? OH आयंस दिया है, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले Kb वैल्यू निकालेंगे। Kb क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस का मतलब क्या होता है? अगर किसी बेस का स्ट्रेंथ चेक करना है ना तो हम Kb वैल्यू से पता करते हैं। एसिड का K वैल्यू और बेस का Kb वैल्यू सबसे पहला तरीका। तो Kb इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में हमारा क्या बना है ये, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में मेरा ये 2 चीजें बना है और रिएक्टेंट में मेरा ये 2 चीज था। बात समझा? Kb वैल्यू इसको बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट या अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन। जैसे सपोज कीजिए ये रिएक्शन के पहले हम 10 ग्राम लिए हैं, अब मान लीजिए 6 ग्राम लिए हैं, ठीक है ना। रिएक्शन के बाद ये 2 ग्राम बनता है, ये 4 ग्राम बनता है, या XYZ कुछ भी होता है, ठीक है। तो हम उसका वैल्यू रखना यहां चालू करेंगे। ये कि रिएक्शन के बाद 2 ग्राम बना, 3 ग्राम बना, 4 ग्राम, कितना बना, ये कितना बना, लिए कितना थे, ठीक है ना। इसका अमाउंट कितना लिए थे पहले, रिएक्शन के पहले कितना था, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब अमाउंट। जैसे सपोज कीजिए ये हम x लिए थे, ये y लिए थे, ये z बना, ये w बना, अमाउंट है, कोई कुछ ग्राम है। तो कोई कहा कि इसका Kb वैल्यू क्या होगा, तो ZW डिवाइडेड बाय XY। बात समझ गए?
तो जो वैल्यू आएगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वही उसका के बी वैल्यू होगा। लिखो इसको। किसी बेस का जो सबसे पहला तरीका है स्ट्रेंथ पता करने का, के बी। के बी का मतलब होता है, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बी मतलब बेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बेस से पता करते हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट की अमाउंट, ये हुआ प्रोडक्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का अमाउंट। सपोज कीजिए रिएक्शन के पहले हम ये 100 ग्राम लिए थे, ये 10 ग्राम लिए थे, मान लीजिए ये 20 ग्राम बना, ये 2 ग्राम बना, जो भी बना, तो उन सबका मैग्नीट्यूड लिख देंगे यहाँ पे। तो जो डिवाइड वाइड कर कर आएगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, वही उस बेस का केबी वैल्यू होगा, जो एक कांस्टेंट होता है। तो किसी बेस का पहला स्ट्रेंथ हम केबी से निकालते हैं, दूसरा पीओएच से निकालते हैं। पीओएच एसिड का क्या निकालते हैं, पीएच, और बेस का क्या निकालते हैं, पीओएच। अगर किसी वेरिएबल के आगे पी लग जाए, देखो तुम ओएच के आगे क्या लगा दिए, पी। पी का मतलब होता है इसका निगेटिव लॉग ले लो। पी का मतलब कभी भी पी सिंबल आ गया ना किसी के आगे, तो पी का मतलब होता है उसका निगेटिव लॉग ले लो। तो पीओएच इक्वल टू होगा निगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयंस। ओएच आयंस मेरा निगेटिव के रूप में रहता है, इसलिए ये हो गया पीओएच। ठीक है ना। बचपन में पीएच स्केल पर ही थे ना, 7 से नीचे तो एसिडिक और 7 से ऊपर तो बेस। तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, 14 माइनस पीओएच होता है। पीएच प्लस ऐसे, देखो अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे, ये फॉर्मूला होता है पीएच का, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है, 14। बचपन में पीएच स्केल पढ़ोगे तो कि 14 तक रहता था। 7 से जितना नीचे आया, 7 पे न्यूट्रल, 7 से नीचे आया तो एसिडिक, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेस। तो बेस का पहले क्या निकालते हैं, पीओएच, इस तरह से। चलिए अब तीसरा तरीका, किसी बेस का स्ट्रेंथ हम 3 तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले उसका केबी वैल्यू, दूसरा उसका पीओएच वैल्यू। पीओएच अगर निकल गया तो हम पीएच भी निकाल लेंगे। अगर किसी का पीओएच पता चल गया तो पीएच कैसे निकलेगा, 14 माइनस पीओएच। ठीक है ना। सपोज कीजिए इसका कोई लॉग वैल्यू है ओएच, यहाँ पे ओएच आयन 2 ग्राम बना, मान लीजिए 2 ग्राम है, तो लॉग 2 का वैल्यू होता है ना 0.301 होता है, यानी इसका जो पीओएच वैल्यू होगा -0.301 हो गया। ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उस अनुसार से सबका मैग्नीट्यूड आना शुरू हो जाएगा। तो ये पीओएच हो गया। तीसरा पीकेबी निकालते हैं, पीकेबी। अभी बोले किसी भी वेरिएबल के आगे पी कर दिया ना, तो उसका मतलब होता है उसका निगेटिव लॉग ले लो, तो निगेटिव लॉग के बी, यहाँ बेस 10 कर लीजिए, लॉग हमेशा बेस 10 में रखते हैं। पी के बी मतलब माइनस लॉग के बी। सपोज कि जब हम यहाँ के बी निकाले थे ना, किसी का के बी 5 आया, मान लीजिए किसी का के बी 5 आया, तो माइनस लॉग के बी, लॉग 5 का हम ले लेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आंसर होगा। लिखिए इस तरह से ये 3 फॉर्मूले होते हैं किसी बेस का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अब इसको इन फॉर्मूलों को है ना हम इजी वे में चेंज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारा हो गया। अगर किसी बेस के स्ट्रेंथ को पता करना है तो फिर से 3 चीजें हैं, पहला केबी, दूसरा पीओएच, और तीसरा पीकेबी। ये बताता है कि कोई बेस स्ट्रांग है या वीक है। तो आप इसको फिर से ऐसे लिखिए, स्ट्रांग बेस, हम पता करने का एक तरीका बताते हैं, स्ट्रांग बेस और वीक बेस।
अभी हम लोग पढ़े कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा OH आयंस देगा, सिंबल बना लो, जो कंपाउंड जितना ज्यादा OH आयंस देगा वो उतना अच्छा बेस, और जो जितना कम देगा उतना खराब बेस। अभी पढ़े कि जैसे कोई एक दे रहा था OH, कोई दो दे रहा है, कोई तीन दे रहा है, तो जो जितना OH आयन देगा, जैसे जैसे OH आयंस की संख्या बढ़ेगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जैसे जैसे OH आयन की संख्या घटेगी वो बिग बेस होगा। पहले समझते हैं फिर लिखना आराम से। इधर देखो, इस फॉर्मूले में देखो, अगर OH आयंस बढ़ेगा तो Kb वैल्यू बढ़ेगा। आप लोग पता है ना, इतना पहले से मेहनत कर रहे हैं और बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो और आपकी मेहनत सामने नजर आएगी। इधर जैसे जैसे OH आयंस बढ़ेगा वैसे वैसे Kb वैल्यू बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल होता है ना, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अगर OH बढ़ेगा तो Kb वैल्यू बढ़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि स्ट्रॉन्ग बेस का OH आयन ज्यादा होता है, तो OH आयन ज्यादा होगा तो इसका Kb वैल्यू भी ज्यादा होगा। अगर कोई बेस है, दो बेस है, एक का Kb वैल्यू 3 है, एक का 3.5 है, तो जिसका 3.5 होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, जिसका 3 होगा कम होगा। तो जैसे जैसे Kb वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जैसे जैसे Kb वैल्यू घटेगा बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब आगे आइए, अभी पढ़े स्ट्रॉन्ग बेस का OH आयन बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का OH आयन ज्यादा होता है, अगर OH बढ़ेगा तो निगेटिव उसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। या तो दो चीजें फॉर्मूला रटना या तो समझना। देखो समझो, OH बढ़ेगा तो निगेटिव उसको और कमजोर कर देगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, जिसका OH आयन ज्यादा होता है। अगर OH बढ़ेगा तो निगेटिव उसको कमजोर कर देगा, पीओएच क्या होगा, कम होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसका पीओएच क्या होगा, कमेगा। ठीक है ना, और जिसका पीओएच ज्यादा होगा वो बिग बेस होता है। लास्ट, अभी पढ़े कि स्ट्रॉन्ग बेस का केबी वैल्यू ज्यादा होता है, तो केबी वैल्यू बढ़ेगा तो निगेटिव उसको कमजोर कर देगा। यानी स्ट्रॉन्ग बेस का पीकेबी भी क्या होता है, कम होगा। जैसे जैसे पीकेबी वैल्यू घटेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे जैसे पीकेबी वैल्यू बढ़ेगा वो वीक बेस। इसको लिखिए। आप सभी कोई अपना जीओसी दम मजबूत करो। जितना अच्छा होगा ना ये चैप्टर पूरी तरह से समझने वाला है। अगर हम समझते हैं तो बहुत अच्छा होता है, चला जाएगा। क्योंकि आप कोई नोट्स लेकर किसी से लिख कर कोई ऑर्गेनिक नहीं सीखा है आज तक, और ये क्रम है, एक दिन में फिर सारा कॉन्सेप्ट कोई नहीं सीख सकता है। प्रत्येक दिन है ना ये इन्हांस होता जाएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। अब कुछ सवाल करते हैं जिनसे जितना देर हम लोग ये सब चीजें पढ़े हैं, कुल मिलाकर अमाइंस जो होता है वो अपना बेसिक स्ट्रेंथ रखता है। उसका बेसिक स्ट्रेंथ तीन बातों पे डिपेंड करता है, केबी, पीओएच और पीकेबी पे। ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका केबी वैल्यू ज्यादा होता है, उसका पीओएच कम होता है और पीकेबी कम होता है। बेस होने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ओएच देना चाहिए। अब सवाल देखिए, जैसे कैलकुलेट, सॉरी ऐसे लिखो, राइट द राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कुछ अमाइंस हैं,
सबसे पहले कोई हमको ये सवाल दिया, ठीक है ना, कि भैया बताओ इसमें से सबसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसमें से सबसे तगड़ा बेस कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो तुम कैसे समझे कि ये बेस है। तो अभी आपको बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस कौन होता है, जो नाइट्रोजन रखता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा। देखिए इसके पास भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी एक लोन पेयर है ना। आज के बाद हर वो कंपाउंड बेस होगा जिसके पास नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सब क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो कैसा होगा, बेसिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी बेस पे सवाल आएगा ना तो नाइट्रोजन जरूर आएगा, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया तो उससे बेसिक रिलेटेड सवाल आएगा, बेस होगा वो। अब हम कैसे पता करें कि इसमें सबसे ज्यादा बेस कौन है। तो अभी पढ़े कि लोन पेयर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ना, बेस कौन होता है, जिसको पानी में डालने पे वो चैन दे। तो बेस नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे ही पानी में जाता है ना उसके हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है, अभी दिखा है। ये लोन पेयर क्या करता है, नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है पानी से H प्लस को अपनी ओर खींचता है। तो लोन पेयर जिसका जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो उतना तगड़ा बेस होता है। अब देखो यहां पे जो नाइट्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। CH3 मतलब एक कार्बन के चेन से, एक अल्काइल कार्बन है। सुनो, तुम महाराज पहला क्लास है, कार्बन हमेशा पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है बहुत धीरे से, अच्छा ना। कार्बन का हमेशा क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन पुश करने का। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन CH3 से जुड़ेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किधर पुश करेगा, इस साइड। CH3 इलेक्ट्रॉन पुश करता है तो ये अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले ही से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है ना। यहां पे दो दो कार्बन है, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करता है, कार्बन, ठीक है ना। तो यहां पे दो दो कार्बन दे रहा है उसका, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और दोनों मिलकर किसको दे देगा, नाइट्रोजन को। तो यहां का लोन पेयर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, समझ में आपको आएगा। यहां का जो लोन पेयर था इसके रिस्पेक्ट में और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पे कितने कार्बन दे रहा है, तीन, तीन मिलकर दे रहा है। यहां फाइनली दो दे रहा था तो उससे भी ज्यादा फायदा इसमें है, यहां का लोन पेयर और ताकतवर होगा। यहां पे एक, दो, तीन, चार, बाप रे, चार आदमी मिलकर दे रहा है तो यहां का लोन पेयर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। As the electron richness on nitrogen increases, जैसे जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर ताकतवर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ेगी, वो कंपाउंड उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा, वो खतरनाक बेसिक। सबके पास नाइट्रोजन एक ही था, पर यहां का जो नाइट्रोजन होगा ना इसका लोन पेयर बहुत ताकतवर हो गया है। जैसे इसको पानी में डालेंगे ना वो फटाक से हाइड्रोजन को वहां से खींच लेगा और OH को बाहर निकाल देगा। बस समझ में आया। तो जब भी हमको बेस पे सवाल करना होगा तो सबसे तगड़ा बेस वो होगा जिसका लोन पेयर ताकतवर होगा, ठीक है ना। अब जिन बच्चों का आज पहली क्लास है उसके बारे में बताएं, ये हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए। जो ये बताए ना कि कार्बन चेन हमेशा देता है, यहाँ एक कार्बन चेन है, ये दो, तीन, चार, जैसे जैसे चेन बड़ा होते जाता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन पुश करने की क्षमता बढ़ती है। इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ये जो ऐसे पुश करना प्लस आई और किसी से इलेक्ट्रॉन छीनना माइनस आई इफेक्ट। चलिए लिखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ केवी वैल्यूज। आपको बताना है कि इसका केवी वैल्यूज, अभी कुछ क्वेश्चंस देंगे उसमें केवी वैल्यू किसका सबसे ज्यादा है।
आपको ये भी समझते जाना है। आपको देखिए ये कैसा अमाइन है, अमाइन हमेशा कैसा होता है, बेसिक। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। कोई पूछ दिया कभी कि ये कैसा अमाइन है, तो बताइए 1 डिग्री अमाइन है, अभी बताएं ये कैसा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, और ये अमाइन कैसा है, 3 डिग्री अमाइन। तो धीरे धीरे ना सब कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। देखिए ये 3 तरह का अमाइन है, 3 अलग वैरायटी के बेस है, ऐसा समझिए। अब बेस क्यों है? क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेसिक होता है। अब तीनों में देखो, तीनों नाइट्रोजन 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 3 से और ये भी 3 से, पर पैटर्न अलग अलग है। इसमें तीनों कार्बन एक चेन में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई नल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई नल है, ठीक है ना। इसमें एक तरफा फ्लो आ रहा है। कार्बन हमेशा क्या करता है, तुमको बताएं, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एक तरफा इलेक्ट्रॉन्स देना वो शुरू कर दिया। पर इसमें देखो कोई नल है यहाँ पे, है ना, यहां से फ्लो आना शुरू हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको, फिर ये इसको। सपोज कीजिए हम यहाँ पे कोई पानी गिराते हैं, नल वहां पे है, या हम कोई गेंद आपको पास करते हैं, आप उसको फिर उसको। तो इसमें प्रोसेस में लेट होगा, एक तरफा फ्लो जा रहा है, या प्रोसेस थोड़ा टाइम ले लेगा। लेकिन अब इसमें आइए, ये देता है, यहां पहुंचना है, नल यहां है, एक तरफा इधर से भी पानी आ रहा है और ये दोनों देगा, कुल मिलाकर ये तो 2 तरफ से फ्लो आ गया, ठीक है ना। पहुंचना यहां है, 3 आदमी दे रहा है, ये इसको ये इसको ये इसको, तो वो थोड़ा प्रोसेस टाइम लगेगा। इसमें 2 आदमी हाथों हाथ दे रहा है। अभी सपोज कीजिए नरेंद्र मोदी अगर कोई योजना लाता है, ठीक है ना, जैसे पहले होता था, अब जनधन में डायरेक्ट खाते में आ गया। अगर हमको कोई सरकार से फंड आना है, सरकार भेजा, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को, राज्य सरकार वहां से भेजा वहां के जिला को, जिला वहां से भेजा पंचायत को, पंचायत से पहुंचा मेरे पास। पंचायत के पहले मुखिया भी होगा अगर गांव में है तब, पहले ऐसे ही होता था, 5 जगह पैसा बट गया। जैसे ही केंद्र से आया राज्य में, वो देखा कि अरे डीए वहां ब्लॉक में देने के पहले हमको भी तो कुछ बचना चाहिए, तो 5% वो काट लिया। अब वहां से गया पंचायत में, तो वीडियो साहब भी है उधर, वो काट लिया 5%। वहां से आया वार्ड पार्षद के पास, वो कुछ काट लिया, मुखिया के पास। आते आते जब वो पहुंचा फाइनली जिसको मिलना था, अब वो देने वाला भी कह रहा है ना कि 20,000 में आपका 20,000, अब हो सकता है 100 रुपया था, अभी 20 रुपये उसको बचा है। उसमें भी जो डाकिया है वो पहुंचाने वाला या कोई भी, उसमें से भी कुछ ले लिया। ये पहले का जमाना होता था। अभी क्या है, किसी को कुछ सरकार मदद कर रही है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है, तो बीच में से 4 लोग हटा, तो इससे हमको समझ में आ रहा है हमको फायदा ज्यादा है। इसका मतलब कोई भी लेन देन जितना हाथों हाथ होगा ना, उतना ज्यादा फायदेमंद है। इस वाले प्रोसेस में क्या होता है ना, ये इसको 3 बार स्टेप चेंज हो गया। इसमें 2, कहने का मतलब यही कार्बन है जो इसको हाथों हाथ दे रहा है, 2 कार्बन तो दूर है उससे। हाथों हाथ कौन दिया है, 1 कार्बन, है ना। इसमें हाथों हाथ क्या कार्बन दे रहा है, 2। इसमें हाथों हाथ कितना दे रहा है, 3 कार्बन, इधर से भी देगा, इधर से भी, इधर से भी। सपोज करो यहां नल है, 3 तरफ से फ्लो आ रहा है, ये एक आदमी है जिसको हाथों हाथ 3 आदमी मदद कर रहा है, इसको हाथों हाथ 2 आदमी मदद कर रहा है, लेकिन इसको हाथों हाथ कितना आदमी, हाथों हाथ मतलब डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 ही ना। सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा, इसमें भी 3 कार्बन दिया है, पर देखा जाए तो हाथों हाथ 1 ही दिया है। इसमें हाथों हाथ 2 दिया है, 1 ही। देखो ये बेचारा दूर हो गया, इसमें तीनों का तीनों हाथों हाथ दे रहा है ना। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का चार्ज कहां बढ़ेगा, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और सबसे कम फायदा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। आज के बाद हम समझ गए हैं कि बेस पे सवाल आए, और हम गधे नहीं है कि बैठ के है ना सबको कौन ले रहा है दे रहा है चेक करेंगे। जो 3 डिग्री अमाइन होगा हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री अमाइन होगा, और फिर 1 डिग्री अमाइन होगा। आज से एक नया कॉन्सेप्ट। आज के बाद ऐसे कोई भी सवाल आए
हम क्यों चेक करते रहेंगे? 3 डिग्री में क्या होगा? हाइड्रोजन हट चुका है, 3 तरफ से लोग जुड़ेगा। 2 डिग्री में 2 तरफ से लोग जुड़ेगा, 1 डिग्री में 1 तरफ से जुड़ता है, अच्छा ना। ओपन वैलेंसी इसमें 1 होता है ना, इसमें ओपन वैलेंसी कितना था? 2, और इसमें ओपन वैलेंसी कितना है? 3। तो कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखे, ऑर्डर ऑफ बेसिक। सबसे ज्यादा कौन होता है? 3 डिग्री अमाइन बेसिक, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन। आज के बाद हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, राइट दी ऑर्डर ऑफ पीओएच। चलो बताओ, आपको बताना है पीओएच का ऑर्डर। तो पीओएच का बताने के पहले आप ये भी कर सकते हैं, पहले बेसिक स्ट्रेंथ पता कर लो। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीओएच वैल्यू क्या होता है? सबसे कम। तो सबसे पहले बेस का ऑर्डर बताइए। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। आप इंतजार करेंगे कि सब हम बताते रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। बताओ, इन सब में सबसे अच्छा बेस कौन है? डी। सबसे अच्छा बेस डी। इधर देखो, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये कैसा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ है नाइट्रोजन, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, इस बार ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। पर अंतर क्या है? ये 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है स्ट्रेट चेन में, ये 4 का स्ट्रेट है, एक ब्रांच है, इसमें भी 4 का स्ट्रेट है और एक ब्रांच है। इसमें 3 का स्ट्रेट चेन है और 3 इधर ब्रांच, मतलब 2 ब्रांचेस में है। अब देखो, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको लेते देते बहुत देर हो जाएगा, है ना। इसमें भी देर होगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। पर एक अंतर है इन दोनों में, ये जो CH3 है ना, ये थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर देगा। इसमें एक तरफा फ्लो आ रहा था, इसमें एक तरफ से, और ये तो जितना ये दे रहा था, अब इन दोनों में देखते हैं फायदेमंद कौन है। ये जितना 4 को दे रहा था उतना ही ये भी दे रहा था, तो अंतर कौन पैदा करेगा? ये CH3। ये है ना पगला, बहुत करीब में है, फटाक से यहां पहुंचा देगा। ये यहां से दिया होगा ना, तो आते आते देर हो गया होगा, है ना। फिर से देखो, इसमें 5 कार्बन है, सबका सब स्ट्रेट चेन में, ये इसको, ये इसको, ये इसको देते देते बहुत देर हो गया होगा। इसमें भी 4 स्टेप में, लेकिन ये थोड़ा सा फायदा पहुंचा दिया होगा, 2 तरफ से फ्लो आया, है ना। तो जितना ये 4 दिया होगा उतना ही ये भी 4 दिया होगा, लेकिन इस बार ये पगला बहुत करीब आ गया सोर्स को, ये देगा, पहुंचना कहां है? यहां।
इसमें क्या है कि सब देने वाला करीब पहुंचते जा रहा है, फटाक से ये इसको फटाक से इधर से भी दे देगा, इधर से भी और इधर से भी, तीन तरफा आ रहा है। ऑर्गेनिक ना पूरी तरह से व्यूअर्स के आंख पे डिपेंड करता है और उसकी एकाग्रता पे, वो केवल विजुअलाइज करे कि हो क्या रहा है, उसको स्पष्ट सब चीजें दिखना शुरू होगा। दिखा के अरे इसमें जो फायदा ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा फायदा इसमें है, इससे फायदा इसमें है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद सौदा कौन है? ये यहां का नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे तेजी से भागेगा, उसके बाद यहां का, फिर यहां का, और सबसे कम फायदा कहां हो रहा है? यहां। ये सबसे अच्छा बेस है, जो सबसे अच्छा बेस होगा उसका पीओएच सबसे खराब। तो सबसे खराब कौन हो गया? जो सबसे अच्छा बेस उसका पीओएच। अगर नहीं समझ में आता तो पहले बेस का लिख लो, बेस का सबसे अच्छा बेस का ऑर्डर कौन होगा? डी, फिर कौन होगा? सी, बी और ए। अब पीओएच का इसको उल्टा कर दो, ये सबसे अच्छा बेस है, इसका पीओएच सबसे खराब होगा, तो उल्टा कर दो, डी, सी, बी, और सबसे आगे कौन होगा? ए। ये सबसे खराब बेस था, जिसका खराब बेस होगा उसका पीओएच ज्यादा। हमको राइट द ऑर्डर ऑफ पीओएच, मतलब कोई बोलता नहीं तो उसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब एक और आप कर दिखाइए। हमको जो समझ में आता है, ऑर्गेनिक से आसान कुछ नहीं है, आप आराम से एक बार, ना कभी रिवीजन का जरूरत पड़ रहा है ना कुछ भी, ना आपको ज्यादा ये तकलीफ देगा। बढ़ाएंगे, लिखिए अगला सवाल लिखिए। अब फटाक से आप देखिए, ऑर्गेनिक ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपकी ऑर्गेनिक खराब है, अच्छा ना। फटाक सा आंख को तेज रखो, निगाहों को, और देखो कि अंदर क्या हो रहा है। राइट द ऑर्डर ऑफ पीकेबी। एसिड का पीके होता है, बेस का पीकेबी। चलो बताओ। आप पैटर्न समझिए क्या हो रहा है। इस बार इस बार क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, हम देख रहे हैं 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां भी 3 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी 3 कार्बन। अंतर कौन कर रहा है? यहां पे ये कर रहा है, यहां पे ये डिफरेंस ला रहा है, यहां पे ये, यहां पे 2 CH3 जुड़ गया है, यही अंतर कर रहा है ना। यहाँ पे देखो, पहले एक हाइड्रोजन था और एक CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक NO2 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन था, और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? CH3 ऊपर भी और एक नीचे भी, यही अंतर है। अब ये जितना दे रहा होगा इतना वो भी दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, कार्बन चेन हमेशा देता है, ये भी उतना ही दे रहा होगा लोन पेयर को। तो अंतर कौन कर रहा है? ये CH3, ये देगा तो इस रास्ते से पहुंच जाएगा, यहां का लोन पेयर थोड़ा इंक्रीज करेगा। यहां पे कौन है? NO2। आप जिनका आज पहला क्लास है, NO2 कौन होता है? जैसे CH3 हमेशा देता है ना,
NO2 कौन होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेता है, पुश करता है, सॉरी पुल करता है, खींचता है। इतना ऐसे सिंपल शब्दों में याद रखो। NO2 कौन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा लुटेरा। ये जितना किसी का इलेक्ट्रॉन लूट सकता है उतना किसी का मजाल ही नहीं है। ये किसी के पास अगर जुड़ जाए तो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर था ना, ये लेने वाला है, ये बहुत ताकतवर लुटेरा है, इस रास्ते से इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ठीक है ना। कार्बन बहुत कम देता है। अगर NO2 आ गया, एक तरफ बहुत कार्बन हो देने वाला, अकेला केवल एक NO2 आ गया तो सबको बर्बाद कर देगा। तो ये तो देगा, तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि यहाँ का चार्ज बढ़ेगा, लेकिन NO2 यहाँ का लोन पेयर को पूरी तरह से नीचे लेके चला जाएगा, लूट लेगा। यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन भी लेता है, ये भी लेने वाला है पर बहुत कम विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। तो ये सब बातें थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा, हालांकि हम दूसरे क्लास में सबको बताए हैं। ठीक है ना। NO2 यहाँ का लोन पेयर बहुत तेजी से घटा देगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी लेगा पर थोड़ा, अच्छा ना। तो उसके रिस्पेक्ट में दिखाया कि बहुत कम लिया है। और इसमें क्या है, ये भी देगा, ये सब देने वाला है, तो यहाँ फायदा ज्यादा है। यहाँ एक देने वाला था, यहाँ दो दो, तो फायदा ज्यादा है। तो इन सब में सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये तो बहुत खराब बेस है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है पीकेबी वगैरह निकालने में, तो सबसे पहले हमेशा क्या करो, बेस का ऑर्डर निकालो। तो बेस का लिखो, बेस का ऑर्डर क्या होगा? सबसे अच्छा बेस कौन हो गया? डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। अब हमको निकालना था पीओएच। अभी पढ़े हैं कि जो सबसे खराब बेस होता है उसका पीओएच सबसे अच्छा, पीकेबी। अगर जो सबसे खराब बेस होगा उसका पीकेबी सबसे अच्छा होगा, सबसे खराब बेस कौन है? बी। तो उल्टा कर दो, बी, सी, ए और डी। उम्मीद है आज का क्लास आप सबको पसंद आया होगा। पसंद से ज्यादा जरूरी है समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आए तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही रखते